हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज एनसीईआरटी हिस्ट्री 11th क्लास की पढ़ेंगे हम। और टॉपिक हमारा है सीरिया में फ्राइंग विश्व इतिहास के कुछ विषय, जैसा कि हमारा चैप्टर 4 है। ये चैप्टर 4 चल रहा है, इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार आदि के बारे में। तो हमने काफी चीजें इसमें कंप्लीट कर ली थी। इससे पहले एक वीडियो जरूर देखें आप। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और लाइक की शेयर कमेंट अवश्य करें वीडियो पसंद आने पे। तो सीरिया में फ्रैंक अपने अधीन किए गए मुस्लिम लोगों को ये 7 विभिन्न फ्रैंक यानी पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी देशों पश्चिमी देशों के नागरिक जो धर्म युद्धों के में विजयी हुए। अभिजातों का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का था। जो अमीर वर्ग था, धर्म युद्धकारी जो सीरिया और फिलिस्तीन में बस गए थे, बाद में होने आने वाले की तुलना में आमतौर पर मुस्लिम आबादी के प्रति अधिक क्या थे, ये सहिष्णु थे। यानी जो मुस्लिम आबादी थी उसके प्रति ये अधिक सहिष्णु थे। 12वीं शताब्दी में के एक सीरियाई मुसलमान उसामा इब्न मुनकिद, क्या नाम था, उसामा, ठीक है, उसामा इब्न मुनकिद ने अपने संस्करणों में अपने नए पड़ोसियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें कही हैं। तो देखते हैं क्या कहा है। फ्रैंक लोगों में कुछ ऐसे हैं जो इस देश में बस गए हैं और मुसलमानों के साथ जुड़े हुए हैं। वे नए आने वालों से बेहतर हैं, यानी अच्छे हैं। लेकिन वे नियम का अपवाद हैं और उनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। एक उदाहरण यह है कि एक बार मैंने किसी आदमी को, एक उदाहरण देखते हैं, व्यापार के लिए एंटियोक भेजा। ठीक है, एंटियोक उस समय चीफ डियोडोर सोफियानोस एक पूर्वी, ठीक है, ये चीफ था एक डियोडोर सोफियानुस, वहां पर था ईसाई। वह और मैं आपस में दोस्त थे, ये बता रहा है। वह तब एंटियोक में हर तरह से शक्तिशाली था। एक दिन उसने मेरे आदमी से कहा, मेरे एक फ्रैंक मित्र ने मुझे आमंत्रित किया है, मेरे साथ चलो और देखो कि वे लोग किस प्रकार रहते हैं। मेरे आदमी ने मुझे बताया, इसलिए मैं उसके साथ चला गया और हम उन पुराने सूरवीरों में से एक सूरवीर नाइट के घर पहुंच गए जो प्रथम फ्रैंक अभियान के साथ आए थे। और वह अब राज्य और सेना से सेवानिवृत्त हो चुका था और उसके पास एंटियोक में संपत्ति थी जहां वह रहता था। उसने बहुत ही सफाई से स्वादिष्ट भोजन परोसा था। ये देख सकते हैं क्या बना है। सीरिया में स्थित धर्म योद्धाओं का एक दुर्ग है, ये जो है, इसका निर्माण धर्मयुद्ध के दौरान हुआ था। अरब नियंत्रित क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार था। और इसकी मीनारों और जलवाही सेतुओं जो थे, उसका निर्माण बेबार नामक मामलुक सुल्तान ने किया था, 1271 में करवाया था। ठीक है, उसने देखा कि मैं खाने में संकोच कर रहा हूं, तब उसने कहा, जी भरकर खाना खाओ, क्योंकि मैं फ्रैंक खाना नहीं खाता। मेरे पास मिस्री महिलाएं हैं जो मेरा खाना बनाती हैं और वे जो कुछ तैयार करती हैं उसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाता। न कभी सुअर के मांस का मेरे घर के अंदर प्रवेश होता है। इसलिए मैंने खाना खाया, लेकिन कुछ सावधानी के साथ, और तब हम वहां से रवाना हुए। बाद में मैं बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक एक फ्रैंक महिला ने मुझे पकड़ लिया और अपनी भाषा में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मैं यह समझ नहीं पाया कि वह क्या कर रही है। फ्रैंक लोगों की भीड़ मेरे पास इकट्ठी हो गई। मुझे यकीन होगा कि मेरा अंत निकट आ गया है। तब अचानक वही सूरवीर वहां आ गया और उसने उस औरत से पूछा, तुम इस मुसलमान से क्या चाहती हो। उसने उत्तर दिया, इसने मेरे भाई हुर्सों की हत्या की थी। यह हुर्सों अफामिया का एक सूरवीर था जिसकी हत्या हामा की सेना किसी सिपाही द्वारा कर दी गई थी। तब उस सूरवीर ने चिल्लाकर उस महिला से कहा, यह व्यक्ति मध्यवर्गीय बुजुर्गा है, अर्थात वह एक व्यापारी है। यह लड़ाता लड़ाता नहीं है, किसी भी किस्म का युद्ध नहीं करता है, उस व्यक्ति ने उससे कहा। वह भीड़ पर भी चिल्लाया, तब भीड़ क्या हुआ, इधर उधर हो गई, तितर बितर हो गई, छिटक गई। तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से ले गया। इस प्रकार उसके साथ भोजन करने का यह प्रभाव था कि उसने मुझे मृत्यु से क्या किया, बचा लिया। ठीक है, अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण और वाणिज्य। नए जीते गए जो प्रदेश थे, क्षेत्र थे, उसमें बसे हुए लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि था। ठीक है, उनका क्या था, प्रमुख व्यवसाय कृषि था, खेती था। इस्लामी राज्य ने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जमीन के मालिक बड़े और छोटे दोनों किसान थे
और कहीं कहीं राज्य था। इराक और ईरान में जमीन काफी बड़ी इकाइयों में बटी हुई थी, जिसकी खेती किसानों द्वारा की जाती थी। शसानी और इस्लामी कालों में संपदा स्वामी राज्य की ओर से एकत्र करते थे। उन इलाकों में जो पाशुचरण की स्थिति से आगे बढ़कर स्थिर कृषि व्यवस्था तक पहुंच गए थे, जमीन गांव की साझा संपत्ति थी। अंत में जो भूमि संपत्तियां इस्लामी विजय के बाद मालिकों द्वारा छोड़ दी गई थी, वे राज्य द्वारा अपने हाथ में ले ली गई। ठीक है, जो विजय हुई थी युद्धों में, तो जो इस्लामी विजय के बाद मालिकों ने जमीन छोड़ दी थी, वो अपने हाथ में ले ली गई और साम्राज्य के विशिष्ट वर्ग के मुसलमानों को दे दी गई। जो विशिष्ट वर्ग के मुसलमान थे, उनको दे दी गई। विशेष रूप से खलीफा के परिवार के सदस्य, किसके? खलीफा। ठीक है, खलीफा के जो परिवार के सदस्य थे, उनको दे दी गई। कृषि भूमि का सर्वोपरि नियंत्रण राज्य के हाथों में था। कृषि भूमि पर नियंत्रण जो सबसे ज्यादा था, किसका था? राज्य का था, राज्य के हाथों में थी। जो विजय का काम पूरा होने पर अधिकांश आय जो होती थी भू राजस्व यानी जो टैक्स या कर प्राप्त होता था अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिकों के हाथों में रहती थी। कर यानी खराज, क्या कहते थे? खराज। ठीक है, लगता जो खेती की स्थिति के अनुसार पैदावार के आधे से लेकर उसके पांचवें हिस्से के बराबर होती थी। आधा भी हिस्सा होता था और उसका जो लेकर पांचवें हिस्से के बराबर भी होती थी। जो जमीन मुसलमानों की मिल्कियत थी अथवा जिसमें उनके द्वारा खेती की जाती थी, उस पर उपज के 10वें हिस्सों के बराबर कर लगता था। जो जमीन मुसलमानों की थी या वे खेती करते थे उसमें, ठीक है, वे या तो खेती करते थे उसमें, तो वो जो जमीन थी उस पर जो उपज होती थी उसका 10वां, ठीक है, 10वां भाग कर यानी टैक्स के बारे में लगता था। गैर मुसलमान कम कर देने के उद्देश्य से मुसलमान बनने लगे थे, यानी जो गैर मुसलमान थे, जो मुसलमान नहीं थे, वो लोग कम कर देना पड़े, टैक्स कम देना पड़े, इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ? मुसलमान बनने लगे। उससे राज्य की आय क्या हो गई? कम हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए खलीफाओं ने पहले तो धर्मांतरण को निरुत्साहित किया और बाद में कराधान की एक समान नीति अपनाई। पहले तो धर्मांतरण, जो धर्म अवतरण करते थे, लोग बदल लेते थे, उसको उन्होंने क्या किया कि उसको निरुत्साहित कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? कर जो था उसको एक समान नीति अपनाई उसके लिए। 10वीं शताब्दी से राज्य ने अधिकारियों को अपना वेतन भूमियों के कृषि राजस्व, जिसे इक्ता राजस्व का हिस्सा, ठीक है, इक्ता राजस्व का हिस्सा जाता था, लेने के लिए क्या किया? प्राधिकृत किया। खेती में खुशहाली, राजनीतिक स्थिरता साथ साथ आई। बहुत से क्षेत्रों, विशेष रूप से नील घाटी में राज्यों ने सिंचाई प्रणालियों, बांधों और नहरों के निर्माण, कुओं की खुदाई, जिन पे आमतौर पर पनचक्कियां अथवा नोरियां लगी होती थी, के लिए सहायता दी। ये सारी चीजें अच्छी फसल के लिए जरूरी थी। इस्लामी कानून में उन लोगों को कर में रियायत दी गई जो जमीन को पहली बार खेती के काम में लाते थे, यानी जो पहली बार खेती करते थे उनको जो टैक्स होता था उसमें थोड़ी सी ढील दी गई, छूट दी गई। किसानों की पहल और राज्य के समर्थन के लिए खेती योग्य जो भूमि थी उसका क्या हुआ? विस्तार हुआ। प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के अभाव की स्थिति में भी उत्पादकता में वृद्धि हुई। बहुत सी नई फसलें, जैसे कौन सी? कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक, बैगन की खेती की गई। ये उस समय नई फसलें थी। कौन कौन सी? एक तो कपास, ठीक है, संतरा, उसके बाद केला और तरबूज, ठीक है, ये भी, पालक, बैगन, ये सब नए फसल थे जिनकी शुरुआत की गई और यूरोप को उनका निर्यात भी किया गया। और उनका निर्यात भी यानी उनका एक्सपोर्ट भी किया गया। और नए नए जैसे जैसे शहरों की संख्या तेजी से बढ़ोतरी हुई, वैसे ही इस्लामी सभ्यता फली फूली। बहुत से नए शहरों का स्थापना की गई जिनका वो मुख्य रूप से अरब सैनिकों को बसाना था, जो स्थानीय प्रशासन की एक तरीके से रीढ़ थे। इस श्रेणी के फौजी शहरों में, जिन्हें मिस्र कहा जाता था, इजिप्ट का अरबी नाम, इजिप्ट का अरबी नाम, कुफा और बसरा इराक में। और हम शुरुआत से ही इस जब से हम ये पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, तब से हम ये नदियां वदियां के बारे में पढ़ रहे हैं। और फुस्फात और काहिरा मिस्र में थे। ठीक है,
फसल की कटाई, मजदूरों का खाना एक ट्रे में ले जाया जा रहा है। सूडो गैलन की प्रसिद्ध एक पुस्तक, ठीक है, का अरबी रूपांतरण, उन्हीं जो डॉक्टर गैलन की कहानी, ठीक है। और ये है, देखिए इस तरीके से खाना ले जा रही है। अब्बासी खिलाफत की राजधानी, 800 की राजधानी के रूप में अपनी स्थापना के बाद आधी शताब्दी के अंदर बगदाद की जनसंख्या बढ़कर लगभग 10 लाख पहुंच गई थी। इन शहरों के साथ साथ दशमिक, इसफान, समरकंद जैसे कुछ पुराने शहर थे जिन्हें नया जीवन मिल गया था। खाद्यान्नों और शहरी विनिर्मिताओं के लिए कच्ची सामग्री जैसे कपास और चीनी के उत्पादन में वृद्धि की गई, जिससे इन शहरों के आकार और उनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी, इस प्रकार संपूर्ण क्षेत्र में शहरों का एक विशाल जाल विकसित हो गया। एक शहर जिसे को दूसरे शहर से जोड़ा गया और परस्पर क्या हो गया, उससे संपर्क बढ़ा, और उससे क्या हुआ, कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई, ठीक है। शहर के केंद्र में दो भवन समूह होते थे जहां से सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का प्रसारण होता था। उनमें एक मस्जिद, मस्जिद अल जामी होती थी, जहां सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी। यह इतनी बड़ी होती थी कि दूर से दिखाई दे सकती। दूसरा भवन केंद्रीय समूह मंडी था, जिसमें दुकानों की कतारें होती थी, व्यापारियों के आवास, फुंदुक और सर्राफ का कार्यालय होता था। शहर प्रशासकों, जो राज्य के आयन अथवा नेत्र थे, और विद्वानों और व्यापारियों, जो व्यापारियों को तुज्जर कहा जाता, के लिए घर होते थे जो केंद्र के निकट रहते थे। सामान्य नागरिकों और सैनिकों के रहने के क्वार्टर बाहरी घेरे में होते थे, और प्रत्येक में अपनी मस्जिद, गिरजाघर अथवा सिनेगोगा, यहूदी प्रार्थना घर कहते थे उसे। छोटा मंडी और सार्वजनिक स्नान घर, इसे क्या कहते थे, हमाम, और एक महत्वपूर्ण सभा स्थल होता था। शहर के बाहरी इलाकों में शहरी गरीबों के मकान, देहातों में लाई जाने वाली हरी सब्जियों और फलों के लिए बाजार, काफिलों के लिए ठिकाने और अस्वच्छंद दुकानें जैसे चमड़ा साफ करने या रंगने की दुकानें और कसाई की दुकानें होती थीं। शहर की दीवारों के बाहर कब्रिस्तान और सराय होते थे। सराय में लोग उस समय आराम कर सकते थे, ठीक है। शहर की जो दीवारें थी उसके बाहर कब्रिस्तान होता था और सराय भी होती थी। जब शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए हों, आराम कर सकते, जब शहर के दरवाजे बंद कर। सभी शहरों का नक्शा एक जैसा नहीं होता था। इस नक्शे में परिदृश्य, राजनीतिक परंपरा और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर परिवर्तन किए जा सकते थे, ठीक है। और थोड़ा सा ये देखते हैं, बसरा को जाने वाली एक नाव, नाविक भारतीय है और यात्री जो है उसमें अरबी, यानी जो नाविक है वो भारतीय और जो उसमें यात्री बैठे हैं वो कौन है, वो अरब के हैं। आधुनिक काल से पहले जरमार्ग द्वारा माल और यात्रियों की ढुलाई, जैसा कि आप जानते, होती थी, सस्ती, तेज और सुरक्षित भी थी। ये चित्र हरित द्वारा चित्रित 12वीं शताब्दी की पांडुलिपि मकामात से लिया गया। मकामात सभाएं एक लोकप्रिय अरबी साहित्य की विधा थी जिसमें वाचक एक चालबाज और उसकी शरारतों की कहानियां सुनाता था। तो आप देख सकते हैं नाव बनी हुई। राजनीतिक एकीकरण, खाद्य पदार्थों और विलास वस्तुओं की शहरी मांग ने विनिमय के दायरे का विस्तार किया। भूगोल ने मुस्लिम साम्राज्य की सहायता की, जो हिंद महासागर और भूमध्य सागर के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच फैल गया था। 5 शताब्दियों का अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार था। यह व्यापार दो मुख्य रास्तों यानी लाल सागर और फारस की खाड़ी से होता था। कहां कहां से होता था, एक तो ये लाल सागर और दूसरा फारस की खाड़ी। लंबी दूरी के व्यापार के लिए उपयुक्त और उच्च मूल्य वाली धातुओं जैसे कि मसालों, कपड़ों, चीनी मिट्टी की चीजों और बारूद को भारत और चीन से लाल सागर के पत्तनों, जो वहां के पत्तन थे, अर्थात अदन और इबाद तक, फारस की खाड़ी के पत्तन सिराफ और बसरा तक जहाज द्वारा ले जाया जाता था। यहाँ से माल को जमीन पर ऊंटों के काफिलों के द्वारा बगदाद और दसमिक एलप्पो के भंडार गृहों, मखानी, जो फ्रांसीसी शब्द मैगजीन का मूल है जिसका अर्थ है दुकान, क्या अर्थ है, दुकान, स्थानीय खपत के लिए अथवा आगे भेजने के लिए ले जाया जाता था। मक्का के रास्ते से गुजरने वाले काफिले बड़े हो जाते थे जब हज की यात्रा का समय हिंद महासागर में नौचालन के मौसम, मौसम मानसून शब्द का एक मूल है, के साथ पड़ता था, ठीक है। इन व्यापारिक मार्गों के भूमध्य सागर के सिरे पर सिकंदरिया के पत्तन से यूरोप को
किए जाने वाले निर्वात को यहूदी व्यापारियों द्वारा संभाला जाता था, जिसमें कुछ भारत से सीधे व्यापार करते थे, जैसा कि गिनिजा संग्रह में परिरक्षित उनके पत्रों से देखा जा सकता है। किंतु चौथी शताब्दी से व्यापार और शक्ति के केंद्र के रूप में काहिरा के उभर आने का कारण और इटली की व्यापारिक शहरों से पूर्वी माल की बढ़ती हुई मांग के कारण लाल सागर के मार्ग ने अधिक महत्व प्राप्त कर लिया। पूर्वी सिरे की चर्चा करूं तो ईरानी व्यापारी मध्य एशियाई और चीनी वस्तु, जिसमें कागज भी शामिल था, लाने के लिए बगदाद से बुखारा, समरकंद यानी तुरान होते हुए रेशम मार्ग से चीन, ठीक है, चीन जाते थे। तुरान भी वाणिज्यिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। यह तंत्र यूरोपीय वस्तुओं, मुख्यतः फर और असलाव गुलामों, इसी से अंग्रेज स्लेव शब्द बना, ठीक है, अंग्रेजी स्लेव शब्द बना था असलाव से, असलाव गुलामों के व्यापार के लिए उत्तर में रूस और स्कैंडिनेवियन तक फैला हुआ था। इन वस्तुओं की अदायगी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस्लामी सिक्के वोल्गा नदी आसपास और बाल्टिक क्षेत्र जो में बड़ी संख्या में पाए गए। इन बाजारों में तुर्क गुलाम यानी दास दासियां भी खलीफाओं और सुल्तानों के दरबारों के लिए खरीदे जाते थे। दास और दासियां, और थोड़ा सा हमें पैराग्राफ पढ़ेंगे, कागज, गिनिजा, अभिलेख और इतिहास, इसके बारे में जानकारी लेंगे। कागज के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाओं का व्यापक रूप से प्रसार होने लगा, ठीक है। लीलन, लीलन से निर्मित, किस चीज से निर्मित? लीलन, ठीक है। यहाँ कागज बनाने की प्रक्रिया को बहुत सावधानी से गुप्त रखा गया। 751 में समरकंद के मुसलमान प्रशासक ने 20,000 चीनी आक्रमणकारियों को बंदी बना लिया, जिनमें से कुछ कागज बनाने में बहुत निपुण थे। अगले 100 वर्षों के लिए समरकंद का कागज निर्यात की एक महत्वपूर्ण वस्तु बन गया। चूंकि इस्लाम एकाधिकार का निषेध करता है, इसलिए कागज इस्लामी दुनिया के बाकी हिस्सों में बनाया जाने लगा, ठीक है। यानी इस्लाम क्या करता है, किसी एक पर अधिकार खुद नहीं रखना चाहता, इसका निषेध करता है, इसलिए इस्लाम कागज पूरी दुनिया में बनाया। 10वीं शताब्दी के मध्य भाग तक इसने अधिकांशतः पाइपायरस का स्थान ले लिया। पाइपायरस एक ऐसी लेखन सामग्री थी जिसे एक पौधे के अंदरूनी तने से बनाया जाता है। पाइपायरस जो नील घाटी में बहुतायत में ये उगता, हमने पहले भी पिछली वीडियो में भी शुरुआत में बात की थी। कागज की मांग बढ़ गई और शब्द अब्द अल लतीफ, जो बगदाद से आया हुआ एक चिकित्सक था, कौन था? अब्द अल लतीफ, आदर्श विद्यार्थी का चित्रण बाद में देखेंगे हम। 1193 से 1207 तक मिस्र का निवासी था। लिखता है यह जो चिकित्सक था कि मिस्र के किसानों ने मम्मियों के ऊपर लपेटे गए लिनन से बहुत बने हुए अवतरण प्राप्त करने के लिए कब्रों को किस तरह लूटा था, ताकि वे इन लिनन अवतरणों को कागज के कारखानों को बेच सकें। कागज की उपलब्धता के कारण सभी प्रकार के वाणिज्यिक यानी व्यापारिक और निजी दस्तावेजों को लिखना भी सुविधाजनक हो गया। 1896 में फुस्पात, पुराना काहिरा जो था, में बेन एजरा के यहूदी प्रार्थना भवन के एक सीलबंद कमरे में गेनिजा, जिसका उच्चारण गिनिजा के रूप में किया जाता है, गेनिजा में मध्यकाल के यहूदी दस्तावेजों को एक विशाल संग्रह मिला था। वहां पे वे दस्तावेज इस यहूदी प्रथा के कारण संभाल कर रखे गए थे और ऐसी किसी भी लिखावट को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, इसे संभाल कर रखा गया था जिसमें परमेश्वर का नाम लिखा हुआ, यानी किसी भी ऐसी लिखावट जिसमें परमेश्वर का नाम लिखा हो उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। गेनिजा में लगभग 2.5 लाख पांडुलिपियां और उनके टुकड़े थे, जिनमें कई 8वीं शताब्दी के मध्यकाल की भी थी। अधिकांश सामग्री 10वीं से 13वीं शताब्दी तक की थी, अर्थात फातिमी, अयूबी और प्रारंभिक मामलुक काल की थी। इसमें व्यापारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों के बीच लिखे गए पत्र, संविदा, दहेज से जुड़े वादे, बिक्री, दस्तावेज, धुलाई के कपड़ों की सूचियां और अन्य मामूली चीजें शामिल थी। अधिकतर दस्तावेज यहूदी अरबी भाषा में लिखे गए थे, जो हिब्रू अक्षरों में लिखी जाने वाली अरबी भाषा का ही रूप थे, ठीक है। अरबी, यहूदी अरबी भाषा में लिखे गए थे अधिकतर दस्तावेज, किस भाषा में? अरबी भाषा में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जानना। अरबी भाषा में लिखे गए थे, जो हिब्रू अक्षरों, अक्षर क्या थे, कौन से? हिब्रू, आपने पढ़ी होंगी ये सब चीजें। हिब्रू में अक्षरों में लिखे जाने भाषा का ही रूप था, जिसका उपयोग समूचे मध्यकालीन मोहम्मद सागरी क्षेत्र में यहूदी समुदाय द्वारा आमतौर पर किया। गेनिजा
दस्तावेज निजी और आर्थिक अनुभवों से भरे हुए हैं। वे भूमध्य सागरीय और इस्लामी संस्कृति की अंदरूनी जानकारी प्रस्तुत करते हैं। इन दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि मध्यकालीन इस्लामी जगत के व्यापारियों के व्यापारिक कौशल और वाणिज्यिक तकनीकें उनके यूरोपीय प्रतिपक्षियों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत थी। गेटिन ने गेनिजा अभिलेख का प्रयोग करते हुए भूमध्यसागर का इतिहास कई संग्रहों में लिखा। गिंजा के एक पत्र से प्रेरित होकर अमिताभ घोष ने अपनी पुस्तक इन एन एंटीक लैंड में एक भारतीय दास की कहानी प्रस्तुत की है। किसमें? इन एन एंटीक, ठीक है, एंटीक लैंड, एक भारतीय दास की कहानी प्रस्तुत की है इन एन एंटीक लैंड में। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, नेट में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईएसपीसीएस में भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरीके से, और टीजीटी पीजीटी में भी अब स्तर उसका काफी डीप पूछा जाता है। तुरान भी वाणिज्यिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। यह तंत्र यूरोपीय वस्तुओं, मुख्यतः हमने पढ़ ही लिया था, व्यापार के लिए उत्तर में रूस, स्कैंडिनेविया तक फैला हुआ था। इन वस्तुओं का दाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वे इस्लामी सिक्के वोल्गा नदी के आसपास और बाल्टिक जो क्षेत्र था उसमें बड़ी संख्या में पाए गए हैं। तो राजकोषीय प्रणाली, राज्य की आय और उसका व्यय और बाजार के लेन देन ने इस्लामी देशों में धन के महत्व को क्या किया? बढ़ा दिया था। सोने, चांदी और तांबे जो फुलस के सिक्के बनाए जाते थे, ठीक है, सोने, चांदी और तांबे के, और वस्तुओं और सेवाओं की अदायगी के लिए प्राय सर्राफा जो द्वारा सील बंद किए गए थैलों में भेजे जाते थे। सोना अफ्रीका सूडान से और चांदी मध्य एशिया जरफसन घाटी से आती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सोना कहाँ से आता था? अफ्रीका सूडान से। आज भी अफ्रीका से सोना बहुत ज्यादा मिलता है। और मध्य एशिया जफरस उससे घाटी से चांदी। कीमती वस्तुएं और सिक्के यूरोप से भी आते थे, जो पूर्वी व्यापार की वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोप अदा करता था। धन की बढ़ती मांग ने लोगों को अपने संचित भंडारों और बेकार जो पड़ी संपत्ति का उपयोग करने के लिए क्या किया? विवश कर दिया। अधिक मांग होने लगी तो जो बेकार पड़ी संपत्ति थी। उधार का कारोबार भी मुद्राओं के साथ जुड़ गया, जिससे वाणिज्य गतिशील हो गया। ठीक है, मध्यकालीन आर्थिक जीवन में मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अदायगी और व्यापार व्यवस्था के बढ़िया तरीकों को विकसित किया। ठीक है, आर्थिक जीवन में मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा योगदान क्या है कि उन्हें जो अदायगी थी, यानी जो अदा की जाती चीजें, व्यापार व्यवस्था को बढ़िया तरीकों से इन्होंने धीरे विकसित किया। शाक पत्रों, शाक अंग्रेजी शब्द चैक व हिंदी शब्द शाक का मूल है, और हुंडियों, हुंडियों आप जो है ये इंपॉर्टेंट है, हुंडियों, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज शुभ तजा का उपयोग व्यापारियों साहूकारों द्वारा धन को एक जगह से दूसरी जगह और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित करने के लिए किया जाता था। हुंडियों का उपयोग, ठीक है, एक व्यक्ति दूसरी जगह जब जाता था और वह जब इसका व्यापारिक उसमें यूज की जाता था हुंडियों का। वाणिज्यिक पत्रों के व्यापक उपयोग से हुंडियां लिख कर इस तरीके से दिया जाता था कागज पे। उपयोग से व्यापारियों को हर स्थान पर नगद मुद्रा और अपने साथ ले जाने की मुक्ति मिल गई, और इससे उनकी यात्राएं भी ज्यादा सुरक्षित हो गई। खलीफा भी वेतन अदा करने और कवियों और चारणों को इनाम देने के लिए शक का इस्तेमाल करते थे। यद्यपि व्यापारियों के लिए पारिवारिक व्यापार स्थापित करना अथवा अपने कार्यों के संचालन के गुलामों को काम में लगाना एक आम रिवाज था, लेकिन मुजुर्बा जैसे औपचारिक व्यापारिक प्रबंध आमतौर पर किए जाते थे, जिनमें निष्क्रिय साझेदार अपनी पूंजी कारोबार के कामों में देश विदेश पर जाने वाले सक्रिय सौदागरों को सौंप देते थे। लाभ और हानि को किए गए निर्णयों के अनुसार बांट लिया जाता था। इस्लाम लोगों को धन कमाने से नहीं रोकता था, बशर्ते कुछ निषेध संबंधी नियमों का पालन किया जाए। उदाहरण के लिए ब्याज लेन देन यानी रिबा गैर कानूनी थे, उसे रिबा कहा जाता था। हालांकि लोग बड़े चतुराईपूर्ण तरीकों हियाल से सूदखोरी करते थे, जैसे किसी खास किस्म के सिक्कों को में उधार लेना और अन्य किस्म के सिक्कों को अदायगी करना। किसी खास किस्म के सिक्के ले लेते और उसके जो और तरीके के सिक्के थे उसको दे देते थे, अदा कर देते थे। और मुद्रा विनिमय यानी हुंडी का मूल कमीशन के रूप में छिपे तौर पर ब्याज खा लेना। 1000
एक रातें अलिफ लैला, अलिफ लैला व लैला की कई कहानियों में हमें मध्यकालीन मुस्लिम समाज की तस्वीर मिलती है। इन कहानियों में नाविकों, गुलामों, सौदागरों और जो सर्राफा व्यापारी थे जैसे कई पात्रों का वर्णन मिलता है। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। विद्या और संस्कृति नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।